एक ऐसे इंसान जिसने अपनी जर्नी शुरू की थी एज अ कॉलेज ड्रॉप आउट बट एंड की एज एशिया सेकेंड रिचेस्ट पर्सन विद a net worth of 5 lakh crores. Gautam Adani has replaced Mukesh Ambani to become the richest Indian. Gautam Adani could become the world's second trillionaire after Elon Musk by 2028. Adani's net worth has been rising at a jaw-dropping rate, 123% annually. His net worth is around $97.6 billion. अदानी ग्रुप आज 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स, कई सारे सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स, माइंस और डिफेंस फैक्ट्रीज को ओन करता है। इनका बिजनेस एम्पायर वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में फैला हुआ है और अदानी का नाम आज एक लीडर की तरह देखा जाता है। 1962 में गौतम अदानी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। उनकी फैमिली का छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था और वो एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते थे। जैसे ही गौतम थोड़े बड़े हुए, उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन दीसा गांव के एक छोटे से स्कूल में करवाया। गौतम बचपन से ही बहुत ज्यादा शार्प थे। उन्हें अपने बाउंड्रीज को लिमिट करके रखना कभी पसंद ही नहीं था। जो और लोगों को बोल्ड या रिस्की लगता था, वो उन्हें अपने कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का एक वे लगता था। So he always wanted to make himself better every single day, no matter what. फिर एक दिन उनके वेकेशंस के दौरान वो सोचने लगे कि अब उन्हें एग्जैक्टली आगे करना क्या है। तभी ही गौतम के अंकल आ गए और उन्होंने गौतम को एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि गौतम, तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, बट वो आखिर में आए तो फैमिली बिजनेस में ही। तो तुम स्टडीज पे अपना पूरा फोकस लगाने से अच्छा अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते और देखो कि तुम्हें एक्चुअली पसंद क्या है। कुछ समय बाद गौतम ने अपने 10th के एग्जाम्स दिए। उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उन्हें एक वेल नोन स्कूल में साइंस के स्ट्रीम में एडमिशन मिला। उन्होंने वहां से अपने 12th पूरी की। गौतम ने डिसाइड किया कि अब वो मुंबई जाएंगे अपने एम्बिशंस को परस्यू करने। वो वहाँ पे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ काम भी करेंगे, जिससे कि वो और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाए। 1978 में गौतम मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई में गौतम अपने भाई विनोद के साथ रहते थे, जो एक फैब्रिक होलसेलर थे। वहाँ रहते रहते गौतम ने डायमंड ट्रेडिंग के बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में वो डायमंड के मार्केट में जाते थे और महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ पे डायमंड्स को सॉर्ट और इवैल्यूएट करना सीखते थे। सीखने के बाद वो डायरेक्टली कॉलेज के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन बिजनेस और कॉलेज दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो इतने थक जाते थे कि कभी कभी ट्रेन में सो जाते थे या कभी कभी अपना स्टॉप ही मिस कर देते थे। वो सोचने लगे कि क्या स्टडीज उन्हें एक्चुअली हेल्प करेगी बिजनेस में, खासकर जब उनके भाइयों के एजुकेशन ने उनके करियर पाथ्स को कुछ खास चेंज नहीं किया था। ये सब सोचने के बाद गौतम ने डिसाइड किया कि अब वो स्टडीज छोड़ के अपना पूरा ध्यान बिजनेस पे लगाएंगे। उन्होंने अपने कजिन्स गिरीश और प्रकाश के साथ मिलके डायमंड की ट्रेडिंग करना शुरू की। डायमंड ट्रेडिंग में प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। डायमंड्स एक कंट्री में खरीदे जाते हैं, दूसरी कंट्री में सॉर्ट और ट्रेड होते हैं, इंडिया में फिर कट किए जाते हैं और फिर वहां से दूसरी कंट्री में सेल किए जाते हैं। अब जितना ज्यादा इस प्रोसेस में टाइम लगता है, उतना ज्यादा ही रिस्क बढ़ता है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं या इन्वेंटरी ज्यादा टाइम तक होल्ड करने पर इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। इसलिए डायमंड ट्रेडिंग में डील्स काफी जल्दी फाइनलाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गौतम के फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। बट फिर 1982 में गौतम अदानी को डायमंड ट्रेडिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके बड़े भाई महासुख ने फैमिली बिजनेस को टेक्सटाइल्स के अलावा और सेक्टर्स में एक्सपैंड करने का सोचा। किसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट खरीदी। उस वक्त प्लास्टिक्स और पॉलीमर प्रोसेसिंग वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर्स थे इंडिया में। सेवंतीलाल वोरा ने अदानी फैमिली को अच्छे से गाइड किया कि वो कैसे इस नए बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद महासुख ने भी अपने छोटे भाई वसंत को मुंबई से बुला लिया ये नया एक्विजिशन संभालने के लिए। बट ये दोनों भाइयों से टेक्सटाइल बिजनेस और पॉलीमर बिजनेस दोनों नहीं मैनेज हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गौतम को भी बुलाना पड़ा। फिर गौतम ने अपने डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस छोड़कर फैमिली का प्लास्टिक प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस ज्वाइन किया। उन्होंने ये नए बिजनेस को एक ज्यादा चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी समझा, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल्स मैनेज करना था, वर्कर्स को हायर और ट्रेन करना था, टेक्नोलॉजी हैंडल करना था और मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे कई एस्पेक्ट्स थे। गौतम ने इस बिजनेस को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी समझी, जहाँ पे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अक्सर अपने स्कूटर पर सिटी के आसपास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने निकलते थे। प्लास्टिक प्रोसेसिंग बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा था, जिसके चलते गौतम और वसंत ने अपनी पहले यूनिट के अलावा 2 और प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल दिए। इन यूनिट्स को उन्होंने इजी, इको और एलिट का नाम दिया। इसके बाद भी गौतम बहुत रेस्टलेस हुआ करते थे। उन्हें स्मॉल गेम से कभी सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं थी, इसलिए अब उन्होंने नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू कर दी।
उन्होंने समझा कि रॉ मटेरियल्स को बस खरीद के और उन्हें प्रोसेस करके प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल्स को एफिशिएंटली कैसे खरीदा जाए जिससे कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बहुत कम हो सके। और गौतम का ये डिसीजन एकदम स्पॉट ऑन निकला, बिकॉज जैसे ही उन्होंने ये करना शुरू किया, जितने पैसे उन्हें पॉलीमर प्रोसेस करके आ रहे थे उससे कई ज्यादा वो ट्रेड करके आ रहे थे। मतलब कि वो कहीं से रॉ मटेरियल्स एट अ चीपर प्राइस खरीदते थे एंड देन उसे सेल करते थे एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। जब गौतम 21 साल के थे, उन्होंने बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर लिया था कि वो पूरे शिपलोड्स में 70,000 टन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पॉलीमर को इंपोर्ट करना शुरू किया और फिर कस्टमर्स को सेल करने लगे। प्लास्टिक बिजनेस से गौतम के ग्लोबल कनेक्शंस बने, मतलब उन्होंने दुनिया के हर कोने के लोगों और बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। फिर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस काफी ज्यादा कम हो गए थे एंड गौतम ने ऑलमोस्ट 5,000 टन ऑफ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए थे एट अ हायर प्राइस और अब उन्हें 25 to 30 करोड़ का लॉस हो रहा था। बहुत सारे ट्रेडर्स ने तो अपने इन्वेंटरी बेचना शुरू भी कर दिया था, बट गौतम वाज वेरी काम। उन्होंने रोज न्यूज़पेपर पढ़ा, वो रोज नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे और सोचते थे कि प्राइसेस कभी ना कभी तो जरूर बढ़ेंगे। कुछ दिन बाद गल्फ वॉर शुरू हो गया और रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस फिर से बढ़ गए। गौतम को बस 5 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो सकता था। इसके बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। अदानी फैमिली को सप्लायर से प्लास्टिक लेना भी डिफिकल्ट लग रहा था। इसी वक्त धीरूभाई अंबानी भी प्लास्टिक मार्केट में एंटर कर रहे थे, जिससे कि अदानी फैमिली को और कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अब गौतम सोचने लगे कि वो इस कंपटीशन को आखिर बीट कैसे करें। उन्हें पता था कि रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स तो कभी अपना सोर्सेस रिवील करेंगे ही नहीं, तो उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और नोटिस किया कि रॉ मटेरियल्स के सैक्स पर एक ट्रेडमार्क था। उन्होंने ये ट्रेडमार्क को ट्रैक करना शुरू किया और मुंबई के 2 ट्रेडर्स जय शाह और जतिन कोटेचा से कांटेक्ट किया। ये 2 ट्रेडर्स प्लास्टिक में बहुत ज्यादा डील करते थे। उन्होंने पहले उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल सेल करने के लिए कन्विंस किया और फिर धीरे धीरे उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने लगे। वो जय और जतिन के साथ ट्रैवल करते थे। उन्होंने उनकी हर एक चीज देखी, उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज, सोशल मैनर्स और इवन उनका ड्रेसिंग स्टाइल। फिर 1982 में गौतम ने समझा कि पैकेजिंग बिजनेस एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट्स कमाने के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए एक स्टेबल एंड चीपर सोर्स ढूंढना पड़ेगा। गौतम को कहीं से पता चला कि गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास अनयूज्ड इंपोर्ट क्रेडिट्स है। गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मटेरियल्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता था, बट उनके लिए क्रेडिट्स वाज ऑफ नो यूज। तो गौतम ने सोचा कि क्यों ना वो इस क्रेडिट्स को खरीदे और उन्हें बदले में एक फीस दे देंगे और वो इजीली इन रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकेंगे एट अ चीपर प्राइस। बट गौतम की बिजनेस एक्यूमेन ने ये एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अचीव किया। पहले साल में ही उन्होंने 10 करोड़ के रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए। जय और जतिन के कनेक्शंस के थ्रू उन्हें साउथ कोरियन सप्लायर्स का पता चला और उन्हें समझ आया कि रॉ मटेरियल्स पर बेस्ट प्राइसेस पाने के लिए उन्हें ज्यादा क्वांटिटीज में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इतने ज्यादा क्वांटिटी के रॉ मटेरियल्स को अपने फैक्ट्री के लिए यूज करेंगे और बाकी दूसरे प्लास्टिक प्रोसेसिंग बिजनेस को बेच देंगे। इससे वो बल्क परचेसेस का फायदा उठाकर अपने कॉस्ट को लो रख सकते हैं। बट इसके बाद गौतम को फिर एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा कम हो गई थी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्राइस ऑफ एन इंडियन प्रोडक्ट। तो गौतम को रियलाइज हुआ कि अब इंपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने सोचा कि वो अब एक्सपोर्ट भी करना चालू करेंगे एंड इनफैक्ट उस वक्त इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अदानी एक्सपोर्ट्स ने टूथपेस्ट, शू पॉलिश, सी फूड, कॉस्मेटिक्स और भी कई सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करना शुरू किए। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में थे और अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे। 1993 में अदानी एक्सपोर्ट्स बहुत सक्सेसफुल हो गया था। 18 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे और 78 लाख का प्रॉफिट बन रहा था। ट्रेडिंग से एक्सपोर्टिंग में शिफ्ट करने के बाद गौतम को इंडिया और इंटरनेशनली रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हुई। अब लोगों ने उन्हें एज अ ट्रेडर नहीं देखा, बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में देखना शुरू किया। गौतम अदानी को कारगिल, एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडर ने अप्रोच किया इंडिया से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉल्ट सोर्स करने के लिए। सॉल्ट इंडिया के कच्छ रीजन में काफी होता है। सॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कारगिल को पोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने मुंद्रा को बेटर लोकेशन समझा। वहाँ पानी की डेप्थ बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से शिप्स को इजीली डॉक किया जा सकता था। मुंद्रा पोर्ट मिडिल ईस्ट के फ्री ट्रेड जोन्स के काफी पास भी था और ये पोर्ट्स पूरे साल शिप्स को हैंडल करने की एबिलिटी रखते थे। गौतम अदानी और कारगिल ने डिसाइड किया कि अब वो 50-50 जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका प्लान था कि वो यहाँ पे जेटी बनाए एंड एट द सेम टाइम सॉल्ट फार्म्स भी डेवलप करे। सब कुछ फाइनलाइज होने वाला था कि तभी अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए।
उन्होंने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब पोर्ट्स में 100% स्टेक रख सकते हैं, जिसकी वजह से अब कारगिल को लगा कि उनका मोर देन 50% स्टेक होना चाहिए मुंद्रा पोर्ट में, बट गौतम को ये मंजूर नहीं था। इसलिए एट द एंड कारगिल ने बैकआउट कर लिया मुंद्रा पोर्ट से और दूसरे पोर्ट में इन्वेस्ट किया। अब गौतम अदानी को मुंद्रा पोर्ट को अपने हिसाब से डेवलप करना था। गौतम को ये समझ आया कि मुंद्रा की जमीन मोस्टली माशी थी और सॉल्ट फार्मिंग के लिए यूज होती थी। ये जमीन उतनी वैल्यूएबल नहीं थी और कोई भी इसे नहीं लेना चाहता था। गौतम ने ये भी रियलाइज किया कि पोर्ट से जो प्रॉफिट का मेजर सोर्स आता है वो कार्गो के स्टोरेज स्पेस को रेंट करने से आता है, ना कि सिर्फ पोर्ट ऑपरेशन से। इसलिए गौतम ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कन्विंस किया, ये कहते हुए कि ये लैंड माशी है और इसे अगर वो उन्हें बेच दे तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती है। 1995 में गौतम अदानी ने गुजरात गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि मुंद्रा जेटी को फुल फ्लेजेड पोर्ट में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 26% इक्विटी होगा। 2001 में उन्होंने 30 साल के लिए मुंद्रा पोर्ट को डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने का डील सिक्योर किया। 2006 में गौतम अदानी ने पोर्ट को फुल्ली कंट्रोल करने का सोचा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पूरे ओनरशिप से उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगा। अदानी ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि वो उनके स्टेक को खरीदना चाहते हैं और उन्हें मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अदानी के साथ नेगोशिएट करके अपने सारे शेयर्स बेच दिए। इस तरह से अदानी को मुंद्रा पोर्ट का पूरा कंट्रोल मिल गया और जब मुंद्रा पोर्ट बन रहा था तब गौतम अदानी ने और बिजनेस एवेन्यूज भी ऐड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोल, ग्रेन और ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने इंडोनेशिया से कोल माइन खरीदा था, जिससे कि वो कोल को इंडिया में इंपोर्ट कर सके अपने मुंद्रा पोर्ट के थ्रू। कुछ समय बाद अदानी ग्रुप ने क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी कार्मिकेल कोल माइन खरीदा, जो हर साल 10 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करता है। टाइम के साथ मुंद्रा पोर्ट इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स में से एक था और ये गुजरात और अदानी ग्रुप के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। इसके बाद अदानी के लिए जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज थी वो था पावर जनरेशन। गौतम अदानी ने अपने पोर्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से लेकर फुल फ्लेजेड पावर जनरेशन बिजनेस शुरू कर दिया। अदानी ग्रुप ने अपना अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मुंद्रा में बनाया और पावर इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल हो गए। इनफैक्ट 2011-12 तक तो अदानी ग्रुप के कई सारे पावर प्लांट्स थे और वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर भी बन गए थे। उनका कंपटीशन उन कंपनी से था जो 100 ईयर्स से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में थे। आज के दिन अदानी पावर लिमिटेड की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है और उनके पास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में 9 पावर प्लांट्स है। गौतम ने देखा कि पूरा वर्ल्ड अब ग्रीन पावर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। कार्बन एमिशंस को कम करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए गौतम अदानी ने अपनी कंपनी का मिशन बनाया रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना और क्लीन पावर में लीड करना। गौतम अदानी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हर टेंडर में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी डील्स वो जीत पाए, बहुत सारी डील्स वो नहीं जीत पाए, लेकिन आज अदानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लेयर बन चुका है और उनके पास 5,250 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बनाया जो दोनों विंड और सोलर एनर्जी का यूज करता है एक ही जगह पर। ये प्रोजेक्ट 2,140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स दोनों को यूज करके। और इसी तरह गौतम अदानी ने अपने बिजनेस एम्पायर को हर एक कॉर्नर में एक्सपैंड किया है। बट वेट, द स्टोरी डजंट एंड हियर। जितनी ही तेजी से उन्होंने सक्सेस हासिल की है उतनी ही ज्यादा उन्हें कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी है। 2019 में अदानी की वेल्थ $20 बिलियन से बढ़कर 2022 तक 120 बिलियन तक हो गई थी, जो मोस्टली उनकी डेथ स्ट्रैटेजी की वजह से हुई थी, ना कि उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट या ऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से। पहले हम समझते हैं कि अदानी की डेथ स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। अदानी एंटरप्राइजेस को जब भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो उनके पास उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उतने फंड्स नहीं होते हैं। उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो मार्केट से डायरेक्टली पैसे रेज कर सके, तो उन्होंने अपने सब्सिडीज को लिस्ट करना चालू किया, जैसे कि अदानी पावर, अदानी ग्रुप और अदानी इंफ्रा। एंड देयर इज अ हाई चांस कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये शेयर्स को खरीदेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कंपनी के पोटेंशियल को देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, खासकर जब उन्हें बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब इसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अदानी ग्रुप इन लिस्टेड सब्सिडीज के शेयर्स को कोलैटरल के रूप में रखता है बैंक के पास और उसके अगेंस्ट लोन लेता है और वो पैसों से अपनी मेन कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के लिए यूज करता है ताकि वो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। अब यहीं पे हिंडनबर्ग और अदानी की कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उनके अकॉर्डिंग अदानी के स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रिस्क है शेयर प्लेजिंग, जहां अदानी की कंपनीज अपने शेयर को बैंक में एज अ कोलैटरल रखती है।
हिंडनबर्ग का कहना है कि ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर स्टॉक प्राइसेस गिर गए तो बैंक अदानी के शेयर्स को सेल कर सकती है जिससे कि स्टॉक प्राइसेस और गिर जाएंगे। हिंडनबर्ग ने अदानी पर यह भी एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने अपने शेल कंपनीज का यूज करके अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। शेल कंपनीज अदानी के शेयर्स खरीदती है ताकि उनके स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाए और अदानी ग्रुप का अपने कंपनीज पर ज्यादा कंट्रोल रहे। इस एलिगेशन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अदानी के 7 कंपनीज ने $100 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन लूज की थी। अल्टीमेटली गौतम अदानी का बिजनेस एम्पायर इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेकर आया ही, बट साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे इश्यूज भी लेकर आया है। बट एनीवेज, गौतम अदानी को आप एक विजनरी समझे या एक कंट्रोवर्शियल फिगर समझे, उनकी जर्नी तो काफी फैसिनेटिंग रही है एंड ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि कैसे हम बस अपनी सोच और डिटर्मिनेशन से हमेशा कुछ बड़ा करने का एम कर सकते हैं। With this, we have come to the end of this video. I hope you liked it. I hope you loved it. If you loved it, please make sure you comment down below. You subscribe to my channel and that's it. I'll be happy. But okay, we'll see you in the next video. Thanks for watching. Bye.